क्लास 12th के लिए 5 मॉडल सेट बनाया गया है। तो हम लोग मॉडल सेट 1 का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नोट कर लीजिएगा वीडियो देखकर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। वस्तु x के लिए दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 और वस्तु y के लिए दिया है 10 8 6 4 2 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये एक एक का अंतर में जा रहा है, ये दो दो का अंतर में घट रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। इसलिए इसके चारों ऑप्शन में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो ऋणात्मक ढाल या मूल बिंदु की ओर अवतल, ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर उत्तल, या फिर ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, धनात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। तो इसका आंसर ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो ए है क्या बचत हो, बी है क्या उपभोग हो, सी क्या निवेश हो, और डी किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या क्या है? मुख्य रूप से क्या, कैसे, किसके लिए। तो यहाँ पर किसके लिए उत्पादन हो, तो यही आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो एडम स्मिथ है, रैगनर फ्रिश है, मार्थस है और अल्फ्रेड मार्शल है। तो रैगनर फ्रिश। चौथा क्वेश्चन है, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? तो क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे। तो यहाँ ट्रैक्टर चुनना है, तो कैसे उत्पादन करे समस्या से मेल खाता है। तो इसका आंसर होगा बी। पांचवा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो नियोल रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, वालरस। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। छठा है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से 15 यूटिल, 12 यूटिल, 10 यूटिल, 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? 15, 12, 10 और 8 को जोड़ देंगे तो मेरा 45 यूटिल प्राप्त होगा। यही आंसर है। सातवां है, दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। यहाँ देख रहे हैं, इधर लिया गया रसगुल्ला को, इधर लिया गया है y अक्ष पर गुलाब जामुन को। तो इन दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR एवं PG है। बजट रेखा का ढाल क्या होगी? तो इसका ढाल होगा PR/PG। ए ऑप्शन सही है। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो ए है वस्तु कीमत, बी है संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता की है साधनों की कीमत। तो ये सारा ABC उपभोक्ता से रिलेटेड है, जबकि डी साधन से रिलेटेड है। तो ये हम लोग को मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। नौवां है, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रतियोगी वस्तुएं। प्रतियोगी वस्तु इसलिए कि यदि वस्तु X की कीमत कम हो गई, जैसे चाय का कीमत घट गया, तो कॉफ़ी का कीमत क्या होगा? तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं प्रतियोगी वस्तु। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की लोच का मान क्या होगा? तो फ्लक्स द्वारा प्रतिशत प्रणाली दिया गया था, उनके अनुसार है, फॉर्मूला है EP बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको कीमत कितना है 5/8 कर देंगे और जो भागफल आएगा वही मेरा आंसर है। तो मेरा भागफल आएगा 1.6। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है?
तो रेफ्रिजरेटर, डी ऑप्शन इसका सही है। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो बिंदु प्रणाली का ग्राफ इस तरह बनता है। तो यहाँ पर बीचों बीच में मांग की लोच जो होती है इकाई के बराबर होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीचों बीच में ईपी ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहा है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर बढ़ने की सीमा क्या होगी, तो इन्फिनिटी। तो यहाँ अक्ष पर इन्फिनिटी मान होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का बीचों बीच में ईपी लेस देन 1 होगा, और अक्ष पर यहाँ से यहाँ हम लोग क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ अक्ष पर ईपी बराबर 0 होगा। तो हम लोग को जी बिंदु पर पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये ईपी ग्रेटर देन 1, मतलब मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, डी आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तु कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो गिफेन वस्तु, इसमें है गिफेन वस्तु होगा। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, तो वो होगा बेलोचदार। अगला क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत स्थिर लागत वक्र का आकार आयताकार परवलय होता है, मतलब इस तरह बनेगा इसका ग्राफ। जैसे ये औसत लागत है, ये औसत स्थिर लागत है, और ये औसत परिवर्तनशील लागत है, मतलब इसको हम लोग एबीसी बोलेंगे। ये हो गया एएफसी, ये रेखा, और ये औसत लागत हो गया। तो ये जो है इसको हम लोग आयताकार परवलय वक्र कहेंगे, मतलब इसका आंसर सी होगा। 16 है, परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, तो इसका आंसर है सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। 17 क्वेश्चन है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है तो 0। ये वाला ग्राफ आएगा, ये इस तरह बनता है, ये कुल उत्पादन हो गया टीपी, और इस तरह जाएगा, और ये डॉट 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 यहाँ से कटेगा। तो जहाँ पर ये अधिकतम होता है वहाँ पर सीमांत, ये एमपी है सीमांत उत्पादन, यहाँ जो अक्ष को काटेगा मतलब 0 होगा, वहाँ पर कुल उत्पादन क्या होगा, देखो यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ पर अधिकतम होगा। इसके बाद ये घटने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है 0। 18वां है, यदि कुल उत्पादन टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पादन का सूत्र होगा टीपी बट्टा क्यू। 19 है, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पादन का सूत्र होगा, तो सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीपी बट्टा डेल्टा क्यू। तो इसका दो गो फॉर्मूला होता है, एक होता है सीमांत उत्पादन बराबर हम लोग लिख सकते हैं टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, और ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का जिक्र नहीं है तो इसका आंसर बी होगा। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है कैसे, ये इस तरह ग्राफ बनेगा, ये है आपका औसत लागत, और जहाँ पर ये न्यूनतम होता है वहाँ पर सीमांत लागत उसे काटता है। तो यहाँ कह रहा है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है, औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है। देखिए यहाँ पर ये औसत लागत का जो वक्र वो सीमांत लागत से क्या नीचे, इतना नीचे, ये इतना ऊपर है और ये इतना नीचे है, यहाँ पर नीचे है। तो औसत लागत क्या हो रहा है, तो यहाँ कम है एमसी से, फिर भी यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे बढ़ती है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम का फिगर इस तरह होता है, और हम लोग यहाँ से बांटते हैं इस तरह। तो ये प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और ये तृतीय अवस्था। तो यहाँ अवस्था कितना हो गया, 3 अवस्था होता है।
अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो यू आकार का होता है। इस तरह यू आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो अस्थायी कर्मचारी का वेतन है, प्रति इकाई बिजली का बिल है। ये आप जैसा यूज करेंगे उस तरह ये बदलेगा। दैनिक मजदूरी, मजदूर की मजदूरी भी डेली के हिसाब से कम बेसी हो सकता है, और कच्चे माल पर वह भी बदल सकता है। और अस्थायी कर्मचारियों का वेतन फिक्स रहता है, मतलब बढ़ता है लेकिन बहुत अंतराल के बाद बढ़ता है, तो इसीलिए अस्थायी कर्मचारियों का वेतन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है। इसके पहले अभी हम बताए थे ये फिगर, ये औसत लागत, और जहाँ ये न्यूनतम होगा वहीं पर सीमांत लागत इसको काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो जहाँ पर औसत लागत न्यूनतम होता है सीमांत लागत इसके बराबर होता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो कुल आगम। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टीसी बराबर फॉर्मूला होता है आपका टीएफसी प्लस टीवीसी। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कुल लागत, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। अब हम लोग टीएफसी अपने जगह पर है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो टीएफसी अब जस का तस अपने जगह पर लिखेंगे, टीसी अपने जगह पर, और इसको उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मेरा डी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होगा? तो वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? डी बराबर एस या एस बराबर डी भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य बाजार मूल्य से क्या होती है? अधिक होती है। मतलब जैसे 20 रुपये आलू बिक रहा है तो सरकार क्या करती है? 22 रुपये 25 रुपया पर समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। मतलब जो बाजार रेट है उससे कुछ ज़्यादा ही पर उसका माल खरीद लेती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। क्या इसका मतलब हो गया कि एस बराबर पूर्ति और पी हो गया मूल्य, मतलब पूर्ति मूल्य पर निर्भर करता है। एफ जो है वो फलनात्मक संबंध को बताता है, मतलब पूर्ति और मूल्य के बीच संबंध। तो यही इसका आंसर ए होगा। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होती, तो इसका आंसर होगा न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना, तो इसका आंसर होगा ए। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत क्या होगी? तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें ये तीनों इसका विशेषता है। इसका आंसर होगा वस्तु की मांग बेलोसदार। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो एकाधिकार में नाम से ही पता चल रहा है एक का अधिकार मतलब एक ही होगा, तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा बी। एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है? तो पी ग्रेटर देन एमसी होता है। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में पी बराबर ए आर बराबर एम आर होता है।
एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो 5 को 60 से गुना कर दीजिए तो सी होगा 300। मतलब कुल आगम का फॉर्मूला टी आर बराबर होता है मूल्य गुने मात्रा, मूल्य गुना मात्रा। तो मूल्य है मेरा 5 और मात्रा है 60, तो 5 गुने 60 कर देंगे 300 आ जाएगा। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में क्या होगी? कमी होगी।